हेलो दोस्तों, आज हमारी ये पीसीएस मेंस और उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस की जो मुख्य परीक्षा की क्लासेज हैं उसकी आज सेकंड क्लास है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट चल रहा है एथिक्स नीति शास्त्र। तो उसका आज हम दूसरे टॉपिक में देखते हैं। दूसरे टॉपिक में आज हम पढ़ते हैं इसमें नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, मानवीय क्रियाकलापों पर नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र तथा मानव मूल्य और उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका। तो ये वाला जो पहला टॉपिक है हम इसमें कवर करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं इसके जो महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन, ये वाली जो चीज़ें हैं हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये 3-4 शब्द हैं, पॉइंट हैं, जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये बाकी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें कवर कर लेंगे और ये आने वाली वीडियो में कवर हो जाएगा। तो ये तो हमारे पीसीएस मेंस का छठा पेपर है, उसमें ये वाली चीज़ें कवर हो जाएंगी इस वीडियो से। अब ये लोअर पीसीएस मेंस है, इसमें क्या क्या कवर होगा, तो हमारा मानवीय मूल्य, प्रकृति, प्रकार, महत्व, विशेषताएँ, मूल्य विकसित करने में परिवार और समाज शिक्षा की भूमिका, तो ये वाला टॉपिक हमारा इसमें कवर हो जाएगा। कल हमने इससे पहले जो है भावात्मक बुद्धिमत्ता पढ़ा था, संवेगात्मक बुद्धि। तो ये हमारा उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस की जो क्लासेज हैं, दोनों के सिलेबस एक साथ हमारे इसमें कवर हो जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध। तो नीति शास्त्र होता क्या है? एथिक्स जो है, नीति शास्त्र एक मानवीय, सामाजिक, सैद्धांतिक, व्यापरक विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी समाज की परंपराओं, समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्य का आचरण या किसी देश की नीतियों के नैतिक मूल्यांकन का तथा विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों एवं नियमों का नैतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है। तो ये नीति शास्त्र है हमारा। इसमें क्या होता है कि नैतिक कोई व्यक्ति होता है जो अपने अगर निजी हित के स्थान पर, मतलब अपना स्वार्थ ना देखकर समाज के कल्याण के बारे में सोचे, उसे अधिक महत्व दे, तो ये कि यह ऐच्छिक कार्यविधि है। मतलब कोई व्यक्ति अगर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन नैतिकता के यही गुण होते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसको यही करना चाहिए, अपने जो है व्यक्तिगत हित को ना सोचकर समाज के हित को उसमें सोचना चाहिए। तो उसी में नैतिकता के गुण होते हैं। तो समाज तो इस चीज़ की अपेक्षा करता है व्यक्ति से कि ये अच्छे कार्य करे, नैतिकता के कार्य करे, परंतु क्रियान्वयन व्यक्ति विशेष के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि नैतिकता अनिवार्य रूप से एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य समाज का हित होता है। दार्शनिकों के अनुसार नीति शास्त्र आचरण का विज्ञान है। तो नीति शास्त्र समझ गए होंगे आप कि एक जो है मानवीय विज्ञान है जिसमें जो है व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर अगर समाज के हित में सोचे तो उसमें नैतिकता के गुण होते हैं। अब देख लेते हैं मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। तो इसमें देखते हैं हम कि अगर जो ये कहा गया है कि नीति शास्त्र एक सामाजिक व्यवस्था है, वो किस प्रकार से है कि अगर हम नैतिकता के गुण देखते हैं तो किसी व्यक्ति में देखते हैं जो समाज में रह रहा हो। अगर किसी टापू पर एक अकेला व्यक्ति रह रहा है तो उसमें नैतिकता के गुण की हम परख नहीं कर सकते, क्योंकि उसका समाज के अन्य लोगों से संबंध है ही नहीं। तो ये उसी व्यक्ति में देखे जा सकते हैं जो समाज में रह रहा हो और समाज के प्रति उसका क्या रिएक्शन है, समाज के प्रति उसकी क्या सोच है, तो उसी व्यक्ति में ये देखे जा सकते हैं। तो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व देखते हैं। कर्म करना मनुष्य की नीति है और हम जानते हैं कि नैतिकता की चर्चा व्यक्ति के उन्हीं कर्मों के संदर्भ में की जाती है। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है तो मतलब उसके अंदर नैतिकता होगी, अगर बुरे कर्म कर रहा है तो उसमें नैतिकता नहीं होगी। जो उसने आंतरिक या बाहरी दबाव के बिना किए हों, मतलब उसने जो है आंतरिक और बाहरी दबाव के बिना अगर कोई अच्छे कार्य किए हैं तो उसमें नैतिकता होगी। मनुष्य को कौन कौन से कृत्य करने चाहिए और कौन से नहीं। आमतौर पर मनुष्य का वह कृत्य नैतिक माना जाता है जो जीवन के परम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। परम उद्देश्य के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों और विचारकों ने अपने मत या सिद्धांत दिए हैं। तो इस सिद्धांतों के आधार पर जो हम इनको पढ़ते हैं। मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है और मनुष्य ही तय करता है कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। शुभ या सत्य आत्मनिष्ठ अवधारणा है। मतलब आत्मनिष्ठ क्या होती है, जिसमें किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति की सोच होती है, और वस्तुनिष्ठ क्या होता है, जिसमें सभी की सोच हो, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है उस चीज़ को ना नकारे। तो ये प्रोटोगोरस के अनुसार है कि जो अगर कोई मनुष्य है वो ही डिसाइड करेगा क्या शुभ है और क्या अशुभ है। प्लेटो के अनुसार क्या है, शुभ सत्य वस्तुनिष्ठ होता है। तो प्लेटो के अनुसार ये सही है कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो उस पर अगर सबकी सर्वसम्मति है तो वो शुभ और सत्य होगा। जर्मन दार्शनिक कांट के अनुसार केवल वही कार्य शुभ है जिसके मूल में निहित भावना शुभ है।
तो ये जो है मतलब कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य नैतिक है, तो उसके बारे में डेफिनेशन थी, एक डेफिनेशन आंसर में होनी चाहिए। तो उसमें क्या है, कांट के अनुसार क्या है कि केवल वही कार्य शुभ है जिसके मूल में जो है निहित भावना शुभ हो। तो नैतिकता का सार तत्व विभिन्न नैतिक मूल्य जो मनुष्य के जीवन के हर पड़ाव में उसके आचरण से अपेक्षित है तथा मानव कर्म इन मूल्यों के माध्यम से गुणवत्ता प्राप्त कर उत्कृष्ट समाज का निर्माण करता है। तो किसी भी व्यक्ति को जो है अच्छे कार्य जब वो करता है तो उसमें नैतिकता के गुण विकसित होते हैं और समाज जो है, समाज के प्रति जो है उसके अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर समाज हित में अगर सोचता है तो तभी जो है उसके अंदर नैतिकता के गुण विकसित होते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि नैतिकता होती क्या है और इसे कौन डिसाइड करता है, किस प्रकार से करता है। अब इसके देख लेते हैं कि इसके निर्धारक और परिणाम क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से इसको निर्धारित किया जाता है समाज में और किस प्रकार के परिणाम आने पर जो है उसको नैतिक या अनैतिक माना जाता है। तो इसमें देख लेते हैं, किसी मनुष्य का कृत्य नैतिक है या अनैतिक है या निर्नैतिक है, इसकी सुनिश्चितता के उपरांत ही पर्याय दंड संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। कि उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का कार्य नैतिक है तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा, किसी का अनैतिक है तो उसे दंड दिया जाएगा। कर्म को नैतिक या अनैतिक सिद्ध करने वाले निर्धारक तत्व कौन से होते हैं? समाजों और विभिन्न कालों में इन निर्धारक तत्वों में बदलाव होता रहा है। पर्याय जो ये निर्धारक तत्व माने गए हैं वो देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो ये 5 तत्व हैं। कृत्य, दूसरा जो करने वाला करता है, तीसरा उस पीड़ित लाभार्थी जिसके खिलाफ किया जा रहा है, चौथा क्या है कि इरादा और उसका प्रयोजन क्या है, पांचवा परिस्थिति कैसी है और छठा परिणाम क्या है। तो इसको हम समझ लेते हैं। अब ये किस प्रकार से हम समझते हैं कि कृत्य, कई बार समाज कुछ कृत्यों को स्पष्ट तौर पर अनैतिक घोषित कर देता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में किया गया हो। जो समाज कृत्य के आलोक में कर्म के नैतिक अनैतिक होने का निर्णय करता है उस समाज की न्याय व्यवस्था एवं नैतिक स्तर को काफ़ी पिछड़ा समझा जाता है। इसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं कि किसी जो है बच्चे ने गरीबी से तंग आकर जो है खाने की चोरी कर ली, तो समाज क्या है उसको एक चोरी के तौर पर जो है उसे अनैतिक मानेगा, लेकिन जो है उसकी परेशानी अगर देखी जाए तो वो कार्य चोरी जो है अनैतिक नहीं है। उसने अपनी भूख को मिटाने के लिए जो है चोरी की है, तो उसे हम अनैतिक श्रेणी में ना रखें। अगर कोई समाज जो है इस तरीके की घटना को उसे अनैतिक श्रेणी में रखता है तो उस समाज और व्यवस्था जो है उसके समाज की नैतिक स्तर को काफ़ी पिछड़ा हुआ समझा जाता है। तो ये हमारा कृत्य हो गया। अब कर्ता के बारे में देखते हैं कि कृत्य के नैतिक अनैतिक होने के निर्धारण में कर्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो कार्य कर रहा है वही करता है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी की अनैतिक कार्य किया परंतु उसने अपनी गरीबी से तंग आकर उस कार्य को किया। इस स्थिति में इस कृत्य को उस कृत्य से कम अनैतिक समझा जाएगा जिसमें किसी अमीर ने कोई बैंक घोटाला किया। तो अगर चोरी है तो चोरी कार्य तो चोरी ही होगी, लेकिन किसी व्यक्ति अमीर व्यक्ति ने जो बैंक घोटाला किया उसने जो है किसी भी उसके पास कोई मजबूरी नहीं थी ये कार्य करने की, लेकिन जो कोई गरीब है उसने अपना पेट भरने के लिए उस प्रकार से ये घटना की है तो उसको जो है कम अनैतिक माना जाएगा। पीड़ित लाभार्थी की बात करें तो कृत्य को नैतिक अनैतिक कहे जाने पर पीड़ित या लाभार्थी को भी देखा जाता है। किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करना किसी अमीर की कीमती वस्तु हत्याने से ज़्यादा अनैतिक है। मतलब जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है तो वो उसका स्तर क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, वो देखना होता है कि अगर वो गरीब व्यक्ति है तो अगर उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अनैतिक कार्य माना जाएगा, और अमीर की कोई कीमती वस्तु हत्या ली है तो वो कम अनैतिक माना जाएगा। तो इस प्रकार से पीड़ित लाभार्थी को भी देखा जाता है। इसी प्रकार किसी वृद्ध को आजीविका का साधन प्रदान करना किसी युवा को सुविधा देने से ज़्यादा नैतिक है। तो सही बात है कि अगर किसी वृद्ध व्यक्ति को अगर कुछ हेल्प की जा रही है तो वो किसी युवा को करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि युवा तो खुद कर भी सकता है, वृद्ध को जो है ये चीज़ देनी जरूरी है, तो इसलिए इसको ज़्यादा नैतिक माना जाएगा। तो पीड़ित लाभार्थी कौन है उस पर भी इस पर ध्यान दिया जाता है। अब देख लेते हैं, इसमें अगला है हमारा अगला टॉपिक है हमारा, इसमें ही इरादा और प्रयोजन क्या है। तो इरादा और प्रयोजन के आधार पर भी जो है कार्य नैतिक है या अनैतिक इसका निर्धारण होता है। उसको हम कैसे मानते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी हत्या के इरादे से उसके घर आकर उसकी डमी को ही अपना असली शत्रु, मतलब कोई डमी है किसी व्यक्ति की, उसको अपना असली शत्रु समझकर जो है उसने गोली चलाई, लेकिन वो डमी थी इसलिए जो है वो कुछ नहीं हुआ उसको, मतलब वो व्यक्ति सुरक्षित है। लेकिन जो घटना की गई है, लेकिन जिसने गोली चलाई है उसका जो प्रयोजन था, मतलब उसका जो मकसद था वो इसकी हत्या करना ही था, इसलिए जो है इसको इरादा और प्रयोजन के आधार पर भी जो है नैतिक अनैतिक माना जाता है। दूसरा क्या है
कि ये वाला जो है इसने हत्या करने की कोशिश की लेकिन वो हत्या नहीं हुई। अब दूसरा क्या है कि किसी व्यक्ति ने कुएं पर बैठे हुए व्यक्ति को मजाक में जो है धक्का दे दिया, लेकिन वो व्यक्ति गिर गया उसमें और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका जो प्रयोजन था वो हत्या का नहीं था। इस प्रकार से जो है इरादा और प्रयोजन क्या है उस प्रकार से भी डिसाइड होता है। अब देख लेते हैं परिस्थिति क्या है, कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी कार्य को कर रहा है तो उसमें भी देखा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या करने की कोशिश की लेकिन उस व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने बदले में जो है उस व्यक्ति को कुछ ऐसा कुछ कर दिया जिससे उस व्यक्ति की हत्या हो गई, तो ये जो है परिस्थिति पर निर्भर कर रहा है कि उसने ऐसा कार्य जान के नहीं किया लेकिन अपने आप को बचाने के लिए कार्य किया। तो छठा पॉइंट हमारा परिणाम। तो इस प्रकार से ये सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो गए कि जो कार्य कोई अनैतिक है या नैतिक है वो किस प्रकार से डिसाइड होता है, तो वो सब इन चीज़ों पे डिसाइड करता है। अब देख लेते हैं नीति शास्त्र के विविध आयाम क्या हैं। तो नीति शास्त्र के विविध आयाम क्या है कि आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर जो है 4 चीज़ें हैं। मार्क्सवादी नीति शास्त्र, लैंगिक, अश्वेत, फ्राइडवादी, और शाखाओं के आधार पर क्या है तो 3 प्रकार का होता है। मानकीय नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र और व्यावहारिक नीति शास्त्र। इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं। हम इसमें जो है मानकीय नीति शास्त्र में नियमवाद हो गया, कांट का नैतिक सिद्धांत, विचार, गीता का निष्काम कर्म, अतः प्राज्ञावाद। इस प्रकार से इनको हम अलग अलग अब पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं मानकीय नीति शास्त्र क्या है। तीनों शाखाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो आदर्श सिद्धांतों व मानकों के निर्माण से संबंध है। इसमें अध्ययन क्या किया जाना चाहिए का निर्देश देता है। इसे समझने के लिए प्रचलित पंक्ति है जिसे उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कि हम दूसरों के लिए वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए करें। तो मानकीय नीति शास्त्र क्या है कि कोई व्यक्ति जो है उसको क्या करना चाहिए जिससे कार्य नैतिक हो, मतलब कोई घटना ऐसी ना घटे कि अनैतिक कार्य हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए। तो उस व्यक्ति को ये अनुभव कर लेना चाहिए कि मुझे वही कार्य करना है कि अगर कोई व्यक्ति वो मेरे साथ करता है तो जो है वो अनैतिक ना लगे मुझे। तो इस प्रकार से क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो इस चीज़ को रियलाइज करने के लिए पंक्ति इंपॉर्टेंट है। किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक न होने का निर्णय केवल नैतिक नियमों के आधार पर होगा। इसके तहत 3 सिद्धांत का अध्ययन किया गया है। मतलब इसमें कहा गया है कि कोई भी कार्य जो है नैतिक नियमों के आधार पर ही नैतिक माना जाएगा। इसमें क्या क्या है कि कांट का नैतिक विचार है। पहला, कांट ने कहा कि मनुष्य को परिणाम या फल पर विचार नहीं करना चाहिए, उसके बगैर ही अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यही चीज़ जो है पढ़ाई में इम्प्लीमेंट होती है कि अब किसी भी बच्चे को जो है पढ़ाई करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर उसकी मेहनत में उसने दिल से लगन से की होगी तो उसको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। लेकिन कांट का मुख्य उद्देश्य धर्म को नैतिकता से स्वतंत्र करने में है। वर्तमान सदी में धर्मनिरपेक्षता एक उच्च मूल्य है, ऐसे में कांट की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। तो कांट ने जो है धर्म को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है और इसने ये भी कहा है कि ईश्वर जो है ईश्वर के अस्तित्व की संभावना जताई है, जबकि इन्होंने ईश्वर की मान्यता को ईश्वर को नहीं माना है। और गीता के निष्काम कर्म क्या क्या लिखा है, मनुष्यों को केवल स्वयं धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो गीता जो है गीता में लिखा है कि अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए और इस बात पर भी विचार नहीं करना चाहिए कि फल क्या होगा। तो ये वाली चीज़ दोनों में कॉमन है, कांट का जो सिद्धांत है और गीता का निष्काम कर्म दोनों में। लेकिन कांट ने ईश्वर को नहीं माना है, जबकि गीता में जो है ईश्वर को माना गया है। कांट ने जो है इस ईश्वर की अस्तित्व की संभावना जताई है और दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तीसरा क्या है कि अंतःप्रज्ञावाद, कुछ निश्चित नैतिक नियम होते हैं जो व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से पता चलते हैं। मतलब हमें खुद पता होता है कभी कभी कि ये वाला कार्य हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब ये सही है या गलत, तो उसके आधार पर जो है हम इसको कर सकते हैं। प्रयोजनवादी क्या है कि किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय उसके परिणाम पर होता है। मतलब कोई कार्य हम कर रहे हैं तो उसका जो परिणाम हमें मिलेगा तभी हमें पता चलेगा कि वो कार्य नैतिक है या अनैतिक है। दूसरे शब्दों में कहे तो नैतिक नियमों का इसमें कोई रोल नहीं होता, परिणाम पर भारी हो तो वह कर्म सापेक्षतः नैतिक ही माना जाएगा। देख लेते हैं इसमें स्वार्थवाद। इसमें कितने टॉपिक है। स्वार्थवाद हो गया पहला, प्रत्येक व्यक्ति मूल प्रकृति से स्वार्थी ही होता है। प्रत्येक निर्णय इस आधार पर करना चाहिए कि उसका अधिकतम स्वार्थ किस में है। इसके समर्थक कौन कौन है। श्रीनाइक संप्रदाय के विचारक एस्टिपस जो हैं, एपिकुरस आदि जो हैं इसके समर्थक हैं। मतलब कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो जिस कार्य में आपका ज़्यादा स्वार्थ है उसको करना चाहिए, ये इन्होंने इसको समर्थन दिया है। सुखवाद क्या है कि वही कार्य करना चाहिए जिसमें ज़्यादा सुख मिले। उपयोगितावाद क्या है कि सुख बाद जो है व्यक्तिगत सुख हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख मिले वो वाला कार्य करना चाहिए। सद्गुण क्या है कि नियमों की अपेक्षा व्यक्ति में गुण और गुण में सद्गुण पर बल दिया गया है। कोई कार्य नैतिक है या नहीं
इसका निर्णय सद्गुण युक्त व्यक्ति ही कर सकता है। मतलब मान लीजिए किसी में जो है अच्छे गुण है किसी व्यक्ति में, तो वो ही निर्धारित करेगा कि ये वाला कार्य नैतिक है या अनैतिक, बाकी औरों को ये अधिकार नहीं होगा। इसके अंतर्गत क्या है कि प्लेटो का सद्गुण सिद्धांत क्या है, इसमें 4 बुनियादी सद्गुण हैं, विवेक, साहस, संयम और न्याय। अरस्तु का क्या है कि सद्गुण सिद्धांत पश्चिमी दुनिया के प्रथम लेखक थे अरस्तु, जिन्होंने नीति शास्त्र पर पुस्तक लिखी थी। व्यक्ति को शुभ और अशुभ के अतिरिक्त से बचाना था इनका वो। सुकरात ने ज्ञान और प्लेटो ने शुभ जीवन का सद्गुण बताया है। मतलब सुकरात ने ज्ञान को माना है, जबकि प्लेटो ने किसको माना है, शुभ जीवन को। अगला देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा अधिनीति शास्त्र। वही कथन सार्थक हो सकता है जिसका विश्लेषण किया जा सके, तो वही कथन जो है सार्थक माना जाएगा और इसे विश्लेषणात्मक जो है नीति शास्त्र भी कहा जाता है। जैसे चोरी करना सही है, इसमें सही से क्या तात्पर्य है, इसका विश्लेषण किया जा रहा है इस वाक्य का, तो इसलिए इसे विश्लेषणात्मक जो है नीति शास्त्र कहा जाता है। व्यावहारिक नीति शास्त्र क्या है कि व्यवहार के आधार पर जो है हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। नीति शास्त्र के भी 2 पक्ष उभर कर सामने आते हैं, जिसमें सैद्धांतिक विवेचन में नीति शास्त्र निश्चित रूप से सैद्धांतिक है, परंतु जहाँ तक उन सिद्धांतों को मानव जीवन में स्थापित करने का प्रश्न है, वहाँ नीति शास्त्र का व्यवहारिक पक्ष उभर कर सामने आता है। आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यथा चिकित्सा, पर्यावरण, व्यापार, पत्रकारिता आदि में नैतिक प्रतिमानों एवं सिद्धांतों के आधार पर व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे चिकित्सा नीति शास्त्र है, तो चिकित्सा नीति शास्त्र में अगर कोई व्यक्ति चिकित्सा जो है अच्छे से दे रहा है तो उसे अच्छे उसमें नैतिकता के गुण होंगे। वही पर्यावरण से रिलेटेड है, व्यापार में भी वही चीज़ है, खेल और राजनीति में वही चीज़ है कि अगर आप उन अपने अपने क्षेत्रों में जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें नैतिकता के गुण होंगे। आधुनिक विचारधारा के आधार पर देखें तो मार्क्सवादी नीति शास्त्र क्या है, मार्क्सवादी नीति शास्त्र के अनुसार हित हमेशा वर्गीकृत होते हैं, इसलिए सामान्य हित की धारणा भ्रामक है। वंचित वर्गों के लिए नई नीति शास्त्र को गढ़ना चाहिए जो उनके हितों को संरक्षण करें। इसमें हिंसा व समानता जैसे मूल्य उचित माने जाएंगे। तो ये हमारा मार्क्सवादी नीति शास्त्र है। फिर लैंगिक नीति शास्त्र क्या है, इसमें नारीवाद जो है, इसमें कहा गया है कि नारीवाद को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि पुरुषों की जो है अधिक वो है इम्पोर्टेंस, तो उसमें जो है नारी को भी उसी सम्मान या गरिमा से जो है देखा जाए। अश्वेतों का कहना है कि दमन एवं शोषण मुक्ति पर आधारित है। अश्वेतों का मानना है कि उन्हें श्वेतों की तरह मनुष्य के रूप में जीवन जीने का अधिकार मिले, तो ये वाला नीति शास्त्र हो गया। फ्रायडवादी नीति शास्त्र क्या है कि व्यक्ति की नैतिकता का मूल संबंध जो है सुपर ईगो के विकास से है, और फ्राइड के अनुसार सामान्य व्यक्ति के मन में ईड, मूल प्रवृत्ति जैसे वासना, इच्छा तथा सुपर ईगो से संघर्ष खुद चलता रहता है। तो इस पर जो है विजय प्राप्त करनी है, वासना, इच्छा और जो अपनी आपकी ईगो है उसको कंट्रोल करना है, तो इस वाले नीति शास्त्र में कहा गया है। अब देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव मूल्य। ये लोअर पीसीएस में भी है, तो इसको आप अच्छे से देखें। लोअर पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मानव मूल्य में जिसका अर्थ है समझना, वो है मूल्य जिसका जितना महत्व है उतना उसका मूल्य है। अगर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का जितना महत्व होगा उसका उतना ही मूल्य होगा। मूल्यों का अर्थ सबसे गहरे नैतिक आदर्शों से होता है, जिन्हें उपलब्ध करने के लिए नैतिक नियम इत्यादि बनाए जाते हैं। अब इसको देख लेते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, शांति, न्याय, सहिष्णुता, आनंद, ईमानदारी, समयबद्धता आदि प्रसिद्ध मूल्य हैं। तो इन्हें जो है लागू करने के लिए, जैसे शांति है, शांति लागू करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जो जिसके आधार पर शांति लागू की जाती है। न्याय अगर है तो न्याय में कोर्ट में कितने सारे रूल्स बनाए गए हैं जिसके आधार पर व्यक्ति को न्याय मिलता है। तो इसी प्रकार से जो है ये जो है मूल्य हैं, इनको नैतिक आदर्शों को उपलब्ध कराने के लिए नैतिक नियम भी बनाए गए हैं। मूल्यों के संबंध में समाज की समझ होती है कि वे सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यक हैं। आगे देखते हैं, मूल्यों को साकार करने के लिए सामाजिक मानक, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथा इत्यादि निर्मित होती हैं। बड़ों का आदर करना जैसे एक मूल्य है जिसकी अभिव्यक्ति के लिए बड़ों का पैर छूना एक सामाजिक नियम बनाया गया है। अगर मतलब बड़ों का आदर करना एक मूल्य है तो उसके लिए उसको सिद्ध करने के लिए एक नियम बनाया गया है। जैसे बड़ों का अगर पैर छुएंगे तो वो बड़ों का आदर करना माना जाएगा। तो इसको लागू करने के लिए जो है एक ये वाली प्रक्रिया अपनाई गई है। इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। अगर मूल्यों की विशेषता की बात करें, नैतिक मूल्य का विकास क्रम उनकी विशेषता तय करता है। कोई भी मूल्य प्रारंभ में एक व्यक्तिगत आदत होता है, उचित प्रतीत होने के कारण कालांतर में सामाजिक व्यवहार बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति एक आदत बना रहा है कि रोज़ पैर छूने हैं अपने बड़ों के, तो वो आने वाले समय में उसका व्यवहार बन जाता है, फिर वो उस चीज़ को करता रहेगा। यही व्यवहार मजबूती के साथ स्थापित होता है तो एक परंपरा बन जाती है। तो किसी भी कल्चर में जो है अगर कोई चीज़ की जा रही है, उसको रेगुलर फॉलो किया जा रहा है, तो आने वाले समय में वो जो है पूरे कल्चर में एक पूरा व्यवहार बन जाता है, वो समाज में वो चीज़ होने लगती है। तो यही इसमें कहा गया है।
मूल्य आदर्श के रूप में होते हैं। जिस प्रकार आदर्शों को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नैतिक मूल्यों को समाज में पूर्णतः स्थापित नहीं किया जा सकता। उस आदर्श तक पहुंचने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता का मूल्य। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई हम अपने बड़ों का आदर करना एक मूल्य मानते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि समाज में हर व्यक्ति अपने बड़ों का आदर करता होगा। तो इसलिए समाज में जो है इसको पूर्णतः स्थापित करना संभव नहीं है। दूसरा क्या है कि मूल्य जन्मजात नहीं होते, ये सीखे जाते हैं। मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। और इसको हम क्लियर कैसे कर सकते हैं कि आनुवंशिकी नहीं होते हैं। अगर ये आनुवंशिकी होते तो जो है विश्व के हर हिस्से में जो है अपने से बड़ों का आदर करना एक मूल्य माना जाता है, तो कहीं कहीं पे ऐसा नहीं होता है। और भी मूल्य है, जैसे मान लीजिए शांति स्थापित करना। अगर शांति एक मूल्य है तो वो हर जगह नहीं होती है। कोई कोई देश ऐसा है जहाँ पे पूरी तरीके से अशांति फैली हुई है। तो अगर ये आनुवंशिकी होते, प्रत्येक व्यक्ति में ये जन्मजात होते, तो ये हर जगह होते। लेकिन ये सीखने वाली प्रक्रिया है, तो जहाँ पर इसको सीख लिया जाता है, सामाजिकरण प्रक्रिया कहलाती है, तो वहाँ पे ये मूल्य जो है लागू हो जाते हैं। और जहाँ पे ये नहीं सीखे जाते तो ये लागू नहीं होते हैं। मूल्यों की स्थापना एक लंबे विकास क्रम के फलस्वरूप होती है, अतः सापेक्षता स्थिर होते हैं। मतलब इन्हें स्थापित होने में समय तो लगता है, लेकिन जब ये स्थापित हो जाते हैं तो फिर ये स्थिर हो जाते हैं। किसी समाज विशेष के संदर्भ में जो है मूल्य सापेक्षता वस्तुनिष्ठ होते हैं। जैसे हिंदू समाज में मृत्यु उपरांत दाह संस्कार करना एक अनिवार्य संस्कार माना गया है। तो जैसे प्रारंभ में जो है थोड़ा थोड़ा हुआ होगा, फिर ये एक व्यवहार में आ गया, और आजकल ये जैसे हिंदू धर्म में मतलब संस्कार करना जो है एक वस्तुनिष्ठ है। इस पर सबकी सर्वसम्मति होती है। वस्तुनिष्ठ का मतलब यही है कि इस पर सर्व की सर्वसम्मति होती है। हिंदू धर्म में ये एक मान्यता है कि जो है मृत्यु के बाद जो है संस्कार, आत्म संस्कार इस प्रकार से करना होगा। तो वस्तुनिष्ठ जो है जिसमें सबकी सर्वसम्मति हो, और आत्मनिष्ठता जो होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों की उसमें सहमति हो। इसमें वस्तुनिष्ठ में जो है सभी लोगों की सहमति होती है। अगर मूल्यों के प्रकार की बात करें तो उद्देश्य की दृष्टि से साध्य मूल्य, साधन मूल्य। साधन मूल्य क्या है कि अगर व्यक्ति में ये गुण होंगे तो उसको ये वाली चीज़ें प्राप्त होंगी, जैसे साहस, धैर्य, ईमानदारी, विनम्रता, उत्तरदायित्व। ये व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारियां, खुद में ये गुण होने चाहिए, तब उसको जाके शांति, संतोष, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ज्ञान, इस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। दृष्टिकोण की तरफ से बात करें तो सकारात्मक कौन कौन से? अहिंसा, शांति, न्याय, ये सकारात्मक मूल्य हैं। जबकि नकारात्मक में भी हिंसा, विद्वेष, अन्याय जो है इस प्रकार के नकारात्मक मूल्य होते हैं। मूल्यों का वर्गीकरण करें तो जो जीवन का उद्देश्य तथा उसे प्राप्त करने के साधन बताते हैं, उसे परिभाषित करते हैं, उन्हें मूल्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। मूल्यों के आधार पर किसी वस्तु, व्यक्ति या भावना, विचार, क्रिया, गुण, समूह, लक्ष्य या साधन का मूल्यांकन करते हैं, तब उनका वर्गीकरण करते हैं। तो मूल्य का वर्गीकरण कैसे करेंगे? जैसे सामाजिक मूल्य है तो समाज में क्या क्या कर सकते हैं? बलिदान दे सकते हैं, तप, सहयोग, सेवा कर सकते हैं लोगों की। आधारभूत मूल्य क्या है कि जीवन की रक्षा से संबंधित होते हैं। सांस्कृतिक में रीति रिवाज, धर्म, अपनी मान्यताओं को जो है अपनाया जाए, उनको अच्छे से फॉलो किया जाए, तो ये सांस्कृतिक मूल्य हो गए। विशिष्ट मूल्य क्या है कि विशेष परिस्थिति में या अवसर में, जैसे मानवाधिकार मूल्य, तो ये विशिष्ट परिस्थिति में होते हैं। लोक सेवा में क्या है कि लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं। लोक सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे जो चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके लोगों, जनता की सेवा करें। प्रजा मूल्य क्या है कि प्रजा की सेवा की जाए, वस्तुनिष्ठता के आधार पर किया जाए। इसमें किसी एक प्रॉपर व्यक्ति या किसी प्रॉपर जो है चीज़ को जो है लाभ ना पहुँचाया जाए, वस्तुनिष्ठता के आधार पर जो है किया जाए। व्यावसायिक मूल्य क्या है कि तटस्थता एवं संगठन के लिए अधिकतम उत्पादन, सार्वजनिक धन का उचित उपयोग करना किया जाए। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करना एक जो है मूल्य के खिलाफ है। नैतिक मूल्य क्या है कि सत्य, साहस, करुणा, दया, सहानुभूति, ईमानदारी व सत्यनिष्ठा, ये वाले गुण जो है नैतिक मूल्य होते हैं। अब देख लेते हैं कि नैतिक मूल्य आत्मनिष्ठ हैं या वस्तुनिष्ठ हैं। तो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि जिसके संबंध में सबकी सर्वसम्मति हो। जैसे मैंने अभी बताया था, हिंदू धर्म में जो है दाह संस्कार करना एक वस्तुनिष्ठता का एक मानव मूल्य है। उसमें जो है सबकी सर्वसम्मति होती है, वहाँ पर कोई मत भिन्नता नहीं रहती है। पूर्ण वस्तुनिष्ठता की स्थिति हम शुद्ध गणित और शुद्ध तर्कशास्त्र में पाते हैं। जबकि आत्मनिष्ठता क्या है कि इसमें मत भिन्नता होती है, स्वाभाविक तौर पर पाई जाती है। यदि हम नैतिक मूल्यों की बात करें तो समय, स्थिति, परिस्थिति से प्रभावित होते हैं। अब कुछ मूल्य ऐसे हैं जिसमें वस्तुनिष्ठता कम होगी तो आत्मनिष्ठता ज़्यादा होगी, आत्मनिष्ठता कम होगी तो वस्तुनिष्ठता ज़्यादा होगी। और कुछ कुछ जो है बराबर स्थिति में भी होते हैं। जैसे कहीं है कि मांसाहारी होना जो है कुछ लोगों को ये लगता है कि सही है, जबकि कुछ लोगों को शाकाहारी होना सही लगता है। तो कहीं जो है वस्तुनिष्ठता ज़्यादा है, कहीं आत्मनिष्ठता ज़्यादा है। तो इस प्रकार से यही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। समाज में हर समय और लगभग हर परिस्थिति एक समान माने जाते हैं, जैसे शांति, सत्य आदि। इसमें जो है ये हमेशा एक से माने जाएंगे शांति वाले। ये
तो इन मूल्यों में जो है वस्तुनिष्ठता ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों की सर्वसम्मति होगी। कुछ मूल्यों में वस्तुनिष्ठता जितना है उतना आत्मनिष्ठता भी है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, गर्भपात और फांसी जैसी जो चीज़ों में इनमें ये इक्वलिटी होती है। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता क्या है कि निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का स्वरूप थोड़ा भिन्न भले ही है, परंतु आंतरिक प्रेरणा प्राय एक जैसी होती है। जैसे निजी संबंध है तो उसमें हमारे कौन कौन से गुण होंगे, जो हमारे पर्सनल रिलेशन होते हैं उसमें क्या होगी, ममता, सह्रदता, ईमानदारी, अपनापन, क्षमा, त्याग करना, भातृ भाव जैसे मूल्यों को पाते हैं। जबकि अगर ये सार्वजनिक संबंधों में देखें तो हमारी क्या क्या चीज़ें होंगी, सत्यनिष्ठा होगी, अगर कभी लोक सेवक हैं या कोई व्यक्ति है तो वहाँ पे भेदभाव रहित होगा, निष्पक्षता होगी, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव होगा, और कमज़ोर लोग जो होंगे उनके प्रति सहानुभूति होगी। तो ये हमारे लोक सेवक में हो गए, सार्वजनिक संबंध हो गए, जबकि वो हमारे क्या थे, निजी संबंध थे। तो अब देख लेते हैं मूल्यों का विकास में परिवार की भूमिका क्या है। तो ये पहली सीढ़ी होती है जिस पर चढ़कर मानवता के लक्ष्य को पाना आसान लगता है। 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो है दूसरों के आचरण से प्रभावित होते हैं, तो इसलिए जो है परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। शुरू के 6 साल में जो है बच्चे को अच्छे अच्छे गुण सिखाए जाएँ, तो उसमें ये चीज़ें जो है परिवार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और देख लेते हैं कि इसमें परिवार में 6 साल तक के बच्चों को जिस प्रकार से हम जैसे अच्छे कार्य को प्रोत्साहन करना, तो उस प्रकार से उसमें उसी प्रकार की आदत बच्चे में लग जाती है और वो आने वाले समय में जो है उस चीज़ के लिए फ़ायदा हो जाता है। समाज की बात करें तो 6 साल के बाद जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तो वहाँ पे शैक्षिक स्तर का भी बहुत योगदान हो जाता है, उसमें मूल्य विकसित करने में, और समाज की भी बहुत भूमिका हो जाती है। किशोरावस्था एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पे समाज का दबाव सर्वाधिक होता है। यहाँ पे मूल्यों का विकास कम होता है जबकि दबाव ज़्यादा होता है, लेकिन समाज में जो जो संपर्क बढ़ता है उसका मूल्य का विकास भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो ये जो है मानव मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और शैक्षिक स्तर की जो है भूमिका है। अब देखते हैं शासन में उच्चतर स्तरों का क्या मूल्य है और पालन है। मूल्य किसी भी समाज में विकसित वैसे लक्ष्य या आदर्श होते हैं जिनका अनुपालन करने अपेक्षा समाज प्रत्येक व्यक्ति से करता है। अगर कोई लोक सेवक है तो वो शासन में अगर उच्चतर मूल्यों का पालन करेगा तो उसी प्रकार से जो है डेवलपमेंट होगा। उच्चतर मूल्य में देख लेते हैं क्या क्या है कि सत्यनिष्ठा व ईमानदारी, राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना, धर्म और नैतिकता। नैतिक आचार संहिता के महत्वपूर्ण अवयव हैं। ये मूल्य ऐसे आदर्श या मानक होते हैं जो किसी समाज या संगठन या फिर व्यक्ति के दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। तो देख लेते हैं सत्यनिष्ठा और ईमानदारी क्या है कि सत्यनिष्ठा से आशय है किसी चीज़ के संपूर्ण रूप से जुड़े होने से। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ से संपूर्ण रूप से जुड़ा है तो वो उसके प्रति सत्यनिष्ठा है। और ईमानदारी जो है कार्य करने पर जो है अच्छे कार्य किए जाते हैं, उसमें नैतिकता का गुण विकसित होता है। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का अभाव जो है भ्रष्टाचार को जन्म देता है। अगर ये दोनों गुण नहीं है तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अपने कार्य के प्रति समर्पण, कार्यालय में समय पे पहुंचना, तो ये ईमानदारी के गुण होते हैं। राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता क्या है कि किसी भी एक दल के साथ जो है ना जुड़ना। अगर लोक सेवक हैं तो वो जो है सभी दलों को समान समझे और सभी व्यक्तियों को समान उससे जो है किसी भी योजना का लाभ बताएं। ये न कि किसी एक विशेष वर्ग को जो है किसी योजना का लाभ दिया जाए। तो इसमें राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता क्या है कि वस्तुनिष्ठता से आशय कि कोई व्यक्ति कोई निर्णय लेते हुए उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल हो। मतलब किसी व्यक्ति के प्रति उसे ईर्ष्या ना हो, किसी एक विशेष वर्ग से ईर्ष्या ना हो, सभी वर्गों को जो है किसी भी चीज़ का जो है समान लाभ उस प्रकार से दिया जाना चाहिए। कार्य के प्रति समर्पण क्या है कि पूर्ण निष्ठा है कार्य के प्रति। सिंपल है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। अब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की निरंतर प्रेरणा प्रदान करती है। अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना क्यों जरूरी है। संवेदना वह भावना है जो कमजोर वर्ग या व्यक्तियों की स्थिति को समझने तथा उनके प्रति समानुपातिक चिंता रखने की उत्पन्न होती है। तो इनके प्रति अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो है मुख्य विकास से पिछड़ चुके हैं। इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनकी प्रति संवेदना जो है बहुत जरूरी है। अब देख लेते हैं धर्म और नैतिकता क्या है। तो धर्म और नैतिकता जो है दो प्रकार से इसको देखा जाता है। धर्म की डेफिनेशन दो प्रकार से की जाती है। अगर भारतीय दर्शन में व्यापक दृष्टि से धर्म का अर्थ देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य का पालन अच्छी तरह से कर रहा है तो वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। तो वहाँ पे जो है इसका नैतिकता के साथ जो है सामंजस्य बैठ जाता है। अगर वो अच्छे कार्य कर रहा है तो उसे ही अगर हम धर्म मानते हैं तो उसे ही नैतिकता मानी जाएगी। दूसरा क्या है कि अगर हम किसी विशेष धर्म को, रिलीजन को अगर धर्म मानते हैं तो वहाँ पे जो है ऐसी व्यापक अभिवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जो संपूर्ण मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। अब देख लेते हैं धार्मिक नैतिकता और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता कौन सी जरूरी है।
तो इसके समर्थक हैं गांधी जी, गैलोव, रेसडेल आदि। गांधी जी के अनुसार क्या है कि वृद्धि पर टिकी हुई नैतिकता व्यक्ति के विचारों के स्तर पर से कम होती है। मतलब अगर वृद्धि पर टिकी है तो वो जो है धार्मिक नैतिकता जो है उससे ज़्यादा होगी इम्पोर्टेंट। जबकि बहुत से दार्शनिक जो है धर्मनिरपेक्षता नैतिकता को मानते हैं, जैसे उसमें जवाहरलाल नेहरू हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के समर्थक मानते हैं कि धर्म मनुष्य को परलोकवादी बनाता है। अब इसमें देख लेते हैं कि निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि जहाँ धर्मनिरपेक्ष नैतिकता गतिशील है तथा वैज्ञानिक मनोवृत्ति पर आधारित हो तो इसमें विचलन का खतरा ज़्यादा होता है। ये जो दूसरे वाली राजनीति जो है इसमें जो है बदलने की संभावना ज़्यादा रहती है। जबकि वहीं अगर धार्मिक नैतिकता को आधार माना जाए तो उस पर जो है ज़्यादा समय तक वो टिकी रहती है, लेकिन इसमें रूढ़ितावादी न हो। मतलब क्या है कि विशेष जो है किसी किसी समुदाय में, किसी किसी धर्म में जो है कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जो इस समय वर्तमान के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, तो उन कुरीतियों का नहीं होना जरूरी है। मतलब ये कुरीतियाँ नहीं होनी चाहिए, तभी वो नैतिकता होगी, धर्म वाली मजबूती हो और जो है उसमें कुरीतियाँ ना हो। तो इस प्रकार से जो है नैतिकता धर्म से रिलेट करती है। तो ये आज हमारी जो है सेकंड वीडियो थी। अब इस वीडियो के बाद हम कंटिन्यू जो हमारी है नीति शास्त्र की सीरीज चल रही है, इसमें हमारा अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस जो है दोनों का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इस सीरीज को आप ज़रूर देखें कंटिन्यू, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लग रही है। और चैनल का जो है सब्सक्राइब करना है आपको, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन करना है। धन्यवाद।